अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है नाजरीन। आज बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम, इसकी जुज़ियात पे, इसके इम्पेक्ट्स पे, किन हालात में ये तरमीम मंजूर हुई और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पे, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, मैसेज के लिए इसमें क्या है। बहुत सारे दिनों से बात चल रही थी और इस पे बहस मुबाहिसा हो रहा था। मैंने सोचा क्रक्स आपके सामने रखूं। बुनियादी तौर पे एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि सुनो टीवी पे, चूँकि मैं एक प्रोग्राम होस्ट करता हूं मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि सैटरडे संडे को ये प्रोग्राम 11 बजे टेलीकास्ट होता है। तो इस सुनो टीवी के मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत में दर्जनों बार, 20 बार हमने जो आवाज़ उठाई वो एक वफाकी शरई अदालत को एम्पावर करने की थी और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की रिकमेंडेशन पे इम्प्लीमेंटेशन और क़ानून साजी। और सुनो को ये एज़ाज़ हासिल है कि हमने इस्लामिक आइडियालॉजिकल कौंसिल की बिल्डिंग में जाके वहाँ के चेयरमैन, मेंबर्स और स्कॉलर्स की मौजूदगी में 2 सेशन किए, और किसी चैनल ने आज तक ये काम नहीं किया कि प्रीवियस रिकमेंडेशंस उनकी कितना रिसर्च का काम हुआ है वो सारा, और फिर हमने ये आवाज़ बुलंद की पॉलिसी मेकर्स के लिए कि इसको भी एम्पावर करें। और तीसरा हमारा था रिबा फ्री इकोनॉमी, जो आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, टू एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। सबसे पहले सुनो टीवी के मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के प्लेटफॉर्म से मैंने ये आवाज़ बुलंद की कि एज अर्ली एज पॉसिबल कब आएगा। तो ये 3 मामलात जो थे जिन पे हमने आवाज़ उठाई, क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी कौम का एक बीइंग अ बिलीवर होने की हैसियत से हमें खुशी है कि इन 3 पे पेशरफ्त हुई है 26वीं आइनी तरमीम में। तो क्रेडिट गोज़ टू सुनो टीवी। वहाँ पे मेंबर्स ले रहे थे, ठीक है, उनके ज़रिए हुआ, लेकिन आवाज़ सबसे पहले हमने बुलंद की इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में जाके प्रोग्राम किए, स्कॉलर्स को, एक्सपर्ट्स को बुलाया रिबा फ्री इकोनॉमी पे, फेडरल शरीयत कोर्ट के किरदार पे मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत में बात हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम है सुनो टीवी पे मदीना सानी निज़ाम हुकूमत, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे जो बात हो वो इम्प्लीमेंट हो, पॉलिसी साज इदारों तक पहुँचे, वो क्रक्स, वो रिसर्च और वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बने, ताकि हम ग्रेजुअली जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाएँ। इस पे मैं सुनो की तरफ से पार्लियामेंटेरियंस का भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कम अज़ कम इस्लामिक प्रोविजंस के हवाले से तो चीज़ें आगे बढ़ी। तो 26वीं आइनी तरमीम का नफाज हो गया 21 अक्टूबर को सुबह। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने समरी पे साइन कर दिए। अब यह है कि चीफ़ जस्टिस आइन के आर्टिकल 170A की झैली शिक 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे, और पार्लिमानी कमेटी 3 जजेस में से एक जज को बहैसियत चीफ़ जस्टिस उसका तकर्रुर करेगी। ये मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा सेनेट कौमी असम्बली ने 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दी थी, जिसके बाद सदर ममलिकत ने उस पर साइन किए। सेनेट में 65 अरकान ने हक़ में वोट डाला, 4 मुखालफत में थे, तो 2/3 तो सेनेट में 2/3 से ज़्यादा हो गई। फिर कौमी असम्बली में 225 अरकान ने हक़ में वोट डाला, और इसमें गालिबन 12 अरकान थे जिन्होंने मुखालफत की। ठीक है, 26वीं आइनी तरमीम के बाद सीनियर तरीन जज चीफ़ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा, पहले ये होता था, बल्कि चीफ़ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से होगा, ताकि बायसनेस ख़त्म हो जाए और एक जो अथॉरिटेरियन जुडिशरी सिस्टम है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, उनका मैकेनिज़्म चेक किया जाए। पूरी दुनिया में ये एक्सरसाइज है, कोई नई चीज़ नहीं है। नई तरमीम के तहत चीफ़ जस्टिस के नाम का फ़ैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 मेजॉरिटी से करेगी। ये बड़ा अच्छा है। पार्लिमानी कमेटी में सेनेट, अपोजिशन, कौमी असम्बली सब मिल के तो एक कॉन्सेंसस डेवलप होगा वो चीफ़ जस्टिस के लिए, और ये भी अच्छा है एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक कल्चर के लिए। फिर 3 सीनियर जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगर वो कहता है नहीं बनना, तो अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर होगा, और चीफ़ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होगी। ये अच्छा किया है, 3 साल चिमट जाते हैं, लंबे लंबे 6-6, 7-7 साल। 140वां नंबर है हमारा, और आप देखें अब तक रिफॉर्म्स क्या हुई हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर को लेटर ना लिखने पे आप घर भेज देते थे, कभी किसी का जुडिशल मर्डर कर देते, कभी किसी को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे करते, और आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 65,000 मुकदमात पेंडिंग है, ऑल ओवर जो है 25 लाख। तो अदलिया की एफिशिएंसी, क्रेडिबिलिटी तो नहीं रह गई थी। और फिर शुतरे बेमुहार जिसको मर्ज़ी एजेंसियों के ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ बुला के तजलील की जाती थी।
जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा है कि काला नाग, शीश नाग मैं उसे कहूँगा, जो पार्लियामेंट्री निज़ाम के ऊपर फन फैलाए खड़ा था, इज़्दिहा, वो इफ्तिखार चौधरी की सूरत में। तो बिलावल साहब आपने तो आज कहा है, मैं 2012-13 से जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त कहता था कि ये एक आंख वाला चीफ जस्टिस है और ये शीश नाग काला नाग है जिसने बेड़ा गर्क करके रख दिया, दहशत गर्दों को रिहा किया, और बहुत सारी ऐसी मोनोपोलिस्टिक रिफॉर्म्स थी जो लेके आए जिसकी वजह से मुल्क यहाँ पर पहुँचा। तो जुडिशल रिफॉर्म ज़रूरी थी। अब जो है मैं आपको चीदा चीदा बताऊँ कि ये तरमीम जो है 26वीं तरमीम एक्ट 2024 कहलाएगी और इसको द गज़ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिकेशन के ज़रिए छापा है। नंबर 1, जो आइन का आर्टिकल 9 है उसमें ए का इजाफा हुआ है और 9A उसे कहा जाएगा, और ये साफ़ और सेहतमंद माहौल के लिए, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स का हिस्सा होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से तनाजुर में उससे जूझ रही है और नेचुरल डिज़ास्टर, हमारा पाकिस्तान फॉल्ट लाइन में है, वैसे भी यहाँ पे ज़लज़ले, कुदरती आफात और इन्वायरमेंट के हवाले से कोई अच्छा नहीं है, फोग होता है, स्मोग। तो इसको कंट्रोल करने के लिए साफ़ शफाफ माहौल, हर शख्स को सेहतमंद और पायदार माहौल का हक़ होगा। तो ये पब्लिक से रिलेटेड है और ये अच्छा इनिशिएटिव है, वी शुड अप्रिशिएट दिस। आर्टिकल 38 की तरमीम है पैरा F, जिसमें लिखा हुआ है टू एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। उसको ये कहा गया है 38F को कि एलिमिनेटिंग रिबा कम्प्लीटली बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2028, यानी सूद, रिबा यानी सूद को 1 जनवरी 2028 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ये हमारी भी डिमांड थी कि एज अर्ली एज पॉसिबल कब आएगा, 4 साल का वक्त है। उसमें यह है कि सूद तो हराम है, अल्लाह रसूल से ऐलान जंग है। कल पार्लियामेंट में भी बहस हुई, पहले जो कुछ हुआ अल्लाह माफ़ करने वाला है, कौम भी इज्तिमाई माफ़ी मांगे। अब तक जो कॉरपोरेट सेक्टर, बैंकिंग, वो भी होश के नाखुन लें। सूदी मईशत के पंजों में जकड़ा हुआ था, चलें देर आए दुरुस्त आए, ग्रेजुअली। हम जो इस्लामाइजेशन की या खिलाफा के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ये 2-3 चीज़ें उसमें बड़ी अहम हैं और ये तकमील पाकिस्तान ने जो एजेंडा दिया था उसी की इम्प्लीमेंटेशन है और ये फ़तह है पूरी कौम की और इस्लाम की। फिर आर्टिकल 48 में जो है वो तरमीम जो हुई है कि ये सवाल के सदर को काबीना या वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कौन सी मशवरा दी गई, इसकी जांच पड़ताल अदालती ट्रिब्यूनल या दीगर अथॉरिटी के ज़रिए नहीं की जाएगी। अब जांच पड़ताल नहीं होगी। 81, सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अल्फाज से तब्दील किया जाएगा और पैरा D में और का लफ्ज़ ख़त्म किया जाएगा और इसके अंदर नया पैरा होगा। फिर आर्टिकल 111, फिर आर्टिकल 175 है जजिस की कारकर्दगी का जायज़ा, ठीक है, और उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सदर, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज, रुकन, वफाकी वज़ीर बराए कानून इंसाफ, अटॉर्नी जनरल, 15 साल या ज़्यादा तजुर्बा रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील जिन्हें पाकिस्तान बार कौंसिल 2 साल के लिए नामज़द करे। सेनेट और कौमी असम्बली से 2 अरकान होंगे, 2 बेंचों से, 2 अपोजिशन से, 1 खातून या गैर मुस्लिम। ये बड़ा अच्छा है, जो सेनेट का रुकन बनने की अहलियत रखता हो, सुप्रीम कौमी असम्बली के स्पीकर 2 साल की मुद्दत के लिए नामज़द करेंगे। अब ये जो है शरीयत कोर्ट के बाद और हाई कोर्ट की जजेस का जो है कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए ये होगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकर्री के लिए कमीशन जिन अफराद पर मुश्तमिल है वो आपको मैंने बता दिया। शफाफियत आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें सारे लोग शामिल होंगे, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर क़ानून, सुप्रीम कोर्ट के जज, पार्लिमानी, सेनेट, कौमी असम्बली, अक़लियतों से ख़वातीन। फिर 177 में क्लास 2 को दर्ज झैल अल्फाज से तब्दील किया गया। किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर नहीं किया जाएगा जब तक वो पाकिस्तान का शहरी ना हो। पाकिस्तान के शहरी के अलावा कोई नहीं हो सकता। वो कम अज़ कम 5 साल के अरसे तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, अच्छी प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस होगा, या 15 साल तक हाई कोर्ट का वकील रहा और सुप्रीम कोर्ट का वकील, यानी प्योर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ। तो ये वेलकम करने वाली चीज़ है। 197 में है कि अगर बशर्ते के चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी या जब तक वो इस्तीफ़ा ना दे, 65 साल की उम्र तक ना पहुंच जाए या आइन के तहत बरतरफ ना किया जाए जो पहले भी हो। फिर 184 में क्लॉज 3 के आखिर में जो शिक शामिल हुई है, बशर्ते के सुप्रीम कोर्ट अज खुद किसी नोटिस की बुनियाद पर किसी दरख्वास्त देंदा के मंदरजात से बाहर कोई हुक्म या हिदायत न दे। फिर 185 में
کہ क्लॉज 2 के पैराग्राफ डी में 50,000 के अल्फाज को 1,000,000 से तब्दील किया गया है। आर्टिकल 186A की तब्दीली जो इबारत है 186A, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा मुंतकिल करने का इख्तियार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मुनासिब समझे तो इंसाफ के मफाद में किसी भी मुकदमे, अपील या दीगर कार्रवाई को किसी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट या ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल कर सकती है। फिर 187 में इस क्लॉज के तहत कोई हुक्म जारी न किया जाए सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के पास किसी इख्तियार की बिना पर हो। फिर आइन में नया आर्टिकल 191A शामिल किया गया। ठीक है, वो आर्टिकल क्या है? सुप्रीम कोर्ट की आइनी बेंचेस। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हो रही थी, अब उसकी जगह बेंचेस पे इत्तेफाक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस होंगे जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। उनकी मुद्दत का तयन पाकिस्तान की जुडिशल कमीशन वक्तन फ़वक्तन करेगी, बशर्ते के आइनी बेंचों में हर सूबे से बराबर तादाद में जज शामिल किए जाएँ। हर सूबे की पार्टिसिपेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में। ये पूरे मुल्क रियासत की इकाइयाँ मजबूत होने की अलामत है। आइनी बेंचों में सबसे सीनियर जज बेंच की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आइनी बेंच न हो मंदरज़ाइल इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की असल दायरा इख्तियार आर्टिकल 184 के तहत, आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के किसी फैसले या हुक्म के ख़िलाफ़ अपील का दायरा इख्तियार जहाँ आइन की तशरीह से मुतालिक अहम सवाल हो। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट की मुशावरती दायरा इख्तियार। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को मुंतकिल हो गए, ये बड़ा अच्छा है, बैलेंस हो गया है। फिर 93 की तरमीम क्लॉज 2, कोई शख्स हाई कोर्ट का जज मुकर्रर नहीं किया जाएगा जब तक वो पाकिस्तान का शहरी हो और उसकी उम्र 40 साल से कम ना हो। 40 साल कम अज़ कम उम्र, कम अज़ कम 10 साल तक वकील रहा हो हाई कोर्ट का, कम अज़ कम 10 साल तक पाकिस्तान में अदालती ओहदे पर फायज रहा हो। तो एक्सपीरियंस मेरिट को इंश्योर किया गया। यही जो हम पहले भी कह रहे थे जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, वो चीज़ें सामने आई हैं। 199 क्लॉज ए के तहत नया क्लॉज 1A शामिल किया गया। तशरीह के लिए हाई कोर्ट कोई हुक्म, हिदायत या ऐलान अपनी मर्ज़ी से या खुद नोटिस की बुनियाद पर नहीं करेगा सिवाय इसके जो दरख्वास्त में मौजूद हो। जो पेटिशनर है, जो कुछ लिखा गया उस अकॉर्डिंगली उसको डील किया जाएगा। आर्टिकल 202 के बाद नया आर्टिकल 202A वो आया है। हाई कोर्ट की आइनी बेंचेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस होंगी जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होंगे। इनकी मदद का तयन जुडिशल कमीशन एज़ पर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस करेगी। आइनी बेंचों में सबसे सीनियर जज सरबराह होंगे, दैट्स गुड। कोई हाई कोर्ट का कोई जो बेंच आइनी ना हो, आइन के आर्टिकल 199 के तहत मखसूस दायरा इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर आइन के आर्टिकल 203C की तरमीम, C के क्लॉज 3 में हाई कोर्ट के बाद या फेडरल शरीयत कोर्ट का ऐसा जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखता हो के अल्फाज शामिल किए गए। यानी फेडरल शरीयत कोर्ट का जज भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। फिर 203D की क्लॉज 2 के आइन 26वीं तरमीम एक्ट 2024 के नफाज के बाद किसी भी फैसले के ख़िलाफ़ अपील को 12 माह के अंदर निपटाया जाएगा। इसके बाद फैसला नाफिजुल अमल होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इसे मुअत्तल ना कर दे। फिर आइन का 208 की तरमीम, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के अल्फाज को सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अल्फाज से तब्दील किया जाएगा। 209 की तब्दीली में जो इबारत तब्दील की गई है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल होगी जो इस बाब में कौंसिल उसे कहा जाएगा। उसके अरकान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज और हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जजेस। ठीक है, तो ये मुख्तसरन मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं जिसके हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का भी जो रोल है उसको, रिकमेंडेशंस को जल्दी जल्दी निपटाया जाएगा। इसी तरह फेडरल शरीयत कोर्ट का भी दायरा कार बढ़ाया गया है। और उसमें एक चीज़ जो BD सिस्टम के हवाले से जो हमने तकमील पाकिस्तान मूवमेंट में बात की थी, वो फ़ारूक सत्तार ने और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस पर आवाज़ उठाई है। तो हमने दायरा पेपर सब तक पहुँचाए थे कि BD सिस्टम खिलाफा मॉडल में, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट में इम्पॉर्टेंट है। तो उस पर वज़ीर क़ानून ने ये इंश्योर किया कि इसको भी मज़ीद जो आगे वक्तन फ़क्तन तरामीम आएंगी, क्लॉजेज़ हम डालते जाएंगे। तो BD सिस्टम भी अगर एक्टिवेट हो जाए, चारों सूबों को इख्तियारात मिल जाएँ वफाक में, तो बल्दियाती इदारे काम करें आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए, और लेजिस्लेशन जो है वो मेंबर पार्लियामेंट का काम हो, तरक्याती फ़ंड उधर शिफ्ट हो जाए। तो अगर ये मैकेनिज़्म ग्रेजुअली अपने इर्तिक़ा की तरफ बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। लोगों को तनकीद का भी हक़ है, लेकिन तनकीद उस पर करें कि जहाँ पे कोई ऐसी बात हो कि
رول آف لاء کے خلاف ہو. یہ جتنی بھی چیزیں میں سمجھتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم ہے ملک اور قوم کے مفاد میں ہے, بڑا اسموتھلی ہوا ہے, اور خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, JUI, PMLN, BNP, ANP اور دیگر جو جتنی نیشنلسٹ پارٹیز تھیں, ایک ڈائیورسٹی آئی ہے کہ سب نے مل کے جیسے 73 کا آئین بنایا تھا, یہاں بھی ایک قسم کا کانسنسس بن گئے. تو رہ گئی پاکستان تحریک انصاف, رونا پیٹنا ان کے مقدر میں ہے. ظاہر ہے وہ اپنی جیل سے, اڈیالہ سے, احتجاج سے باہر نہیں نکلتے, تو قومی مسئلے پہ کم از کم میرا یہ لیسن ہے, اکٹھے ہو جانا چاہیے. تو سنو ڈیجیٹل نے آپ کو یہ بتایا کہ 3 پروویژنز جو ہیں, کلازز, فیڈرل شریعت کورٹ, اسلامی نظریاتی کونسل اور ربا فری اکانومی, اس پہ مدینہ ثانی اور نظام حکومت نے الحمدللہ جو بات کی وہ ایوانوں تک پہنچی, پالیسی میکرز تک پہنچی. آئندہ بھی ہم ان پٹ دیتے رہیں گے ریسرچ بیسڈ. امید ہے ہمارے حکام والا اس کو بھی اپنی ریکمنڈیشنز میں لائیں گے جو اسٹیٹ کے حق میں بہتر ہو, اداروں کے حق میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.